हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। अभी अपन जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 26 नवंबर को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके सॉल्यूशन अपन आज यहाँ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अभिक्रिया Fe प्लस H2O की रिएक्शन होती है और Fe3O4 प्लस H2 के लिए सही संतुलित समीकरण का विकल्प चुनिए। कि अपन को यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अपन को एक इक्वेशन दी गई है और इसमें जो भी रिएक्टेंट दिए गए हैं और जो प्रोडक्ट बना है उसके मॉलिक्यूल हैं उनको अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब देखो अपन देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही। पहला है Fe प्लस H2O, क्रिया होती है, क्या बनता है, Fe3O4 प्लस H2 बनता है। ये अपनी क्या है, रिएक्शन है। अब इसमें देखो अपन को क्या करना है, Fe कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, 3 Fe बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 Fe वाला ऑप्शन देखो 2 है, पहले से ही कट हो रहे हैं। अब आगे क्या है, O कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो यहाँ पे O कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो अब देखो 4 किसमें, इन दोनों में ही क्या है, 4H2O, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए अपने पास, 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हैं, 2। तो यहाँ पे कितने लगा देंगे अपन, 4 लगा देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा सही होगा, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल Fe4 प्लस H2O। तो ये क्या है, अपनी रिएक्शन ऑप्शन सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। कि 3 क्या है, गलत हैं और अपन को क्या देखना है, राइट ऑप्शन देखना है। तो देख लो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। थर्ड ऑप्शन है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ये भी ग्रेविटी कहलाती है, ये नहीं होगा। फिर है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ये भी क्या है, गलत है। और ये भी क्या है, एक्सीलरेशन भी क्या होगा, गलत से होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका सही होगा। कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जो होता है वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, जड़त्व कहलाता है। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिशील रहेगी। जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है उसकी स्थिति या गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहलाता है, किसी वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, एकदम से इनकरेक्ट है। क्योंकि द्रव्यमान होता है ना, वो किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जो मतलब अपन मून के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे 50 kg है तो उसका द्रव्यमान मून पे भी, चंद्रमा पे भी क्या होगा, 50 kg होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा।
तो द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है, भले ही पृथ्वी हो और या मून हो। बट जो भार होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। पृथ्वी पे जो भार होता है उसका 1/6 कहाँ होगा, मून पे होगा। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पे 50 केजी की है तो वो वस्तु 60 केजी की है तो वो वस्तु पृथ्वी मून पे कितने की होगी, 6 केजी की होगी, ठीक है ना, 10 केजी की होगी, क्योंकि जो द्रव्यमान पृथ्वी पे होता है उसका 1/6 कहाँ होता है, मून पे होता है, तो समान कभी भी नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है। द्रव्यमान समान होता है, भार क्या होता है, अलग अलग होता है, कभी भी दोनों समान नहीं होते हैं। थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कथन भी क्या है, इसका राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड और थर्ड क्या है, सही है। तो देखो कौन सा है, कथन 1 और 2 सही, बिल्कुल नहीं। एक कथन क्या है, रॉन्ग है। कथन 3 सही है, बिल्कुल भी नहीं। कथन 2 और 3 सही है, कथन 1 और 3 सही है, ये गलत होगा। कथन 2 और 3 क्या होंगे, सही होंगे। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए, कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस ऑप्शन में अलैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है। तो देखो लेशमानिया में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है ये बाइनरी फ्यूजन, एक अलैंगिक प्रजनन का ही भाग होता है, तो ये क्या है, करेक्ट है। सेकंड है प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, ये भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है खमीर, जिसको ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविस। इसमें क्या होता है, बडिंग होता है, कि साइड में एक बड बनती है और उस बड अलग होके क्या कर लेता है, एक अलग ईस्ट का निर्माण कर लेती है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो अपन को कौन सा देखना है, गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल फ्यूजन ना होके 2 होते हैं। एक तो क्या होता है, बडिंग होती है, एक क्या होता है, रीजनरेशन होता है। एक बडिंग होता है और एक क्या होता है, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन पाया जाता है। तो ये 2 प्रकार के जनन इसमें क्या होते हैं, अलैंगिक प्रजनन इसमें पाए जाते हैं। ये वाला क्या होगा, गलत ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अपन को इनकरेक्ट देखना है, तो डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है, कि कार्बन में पहला तो क्या है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ये बहुत सारे यौगिक बनाता है। ये जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें सबसे ज्यादा यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। इसके बाद जो यौगिक बनाता है वो कौन बनाता है, सिलिकॉन बनाता है। तो देखो इसका क्या रीजन है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन क्या करता है, प्रबल बंध बनाता है। सेकंड ऑप्शन है छोटे आकार के कारण कार्बन क्या करता है, प्रबल बंध बनाता है। तो और तीसरा है बड़े आकार के कारण, फोर्थ है उच्च पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी के कारण कार्बन प्रबल बंध बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन अपना 2 क्या होगा, सही होगा, कि कार्बन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और छोटे आकार के कारण ये क्या करता है, जो इजीली बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनाता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अपना ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। इनकरेक्ट ऑप्शन अपन को क्या देखना है, इसमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहा जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, एकदम से करेक्ट है, क्योंकि जो मतलब मेटल होती हैं, जैसे आप सिल्वर के एग्जांपल से, गोल्ड के एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि पहले क्या करा जाता था कि वायर के रूप में सिल्वर को यूज करा जाता था, अभी क्या करते हैं, तांबे को यूज करते हैं।
तो उसमें क्या करते हैं कि उस एक पतली जो चांदी होती है उसको पीट पीट के एक बहुत लंबा तार के रूप में उसको बदला जा सकता है। इस जो गुणधर्म होता है उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहा जाता है। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। अगला ऑप्शन है सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा के सुचालक होते हैं। ये सुचालक ना होके क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। गुड कंडक्टर ना होकर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो अपन को इनकरेक्ट देखना, अपना यही निकल गया। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो गया। थर्ड और देखते हैं, धातुओं को खींचकर पतले तारों का निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, बनाया जा सकता है। धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, बी क्या हो गया, सही हो गया, इनकरेक्ट है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रथम ऑप्शन है, एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। कि एक विद्युत धारावाही चालक है वो क्या किसकी तरह इलेक्ट्रिक प्रवाहित करी जाती है तो वो किसकी तरह कार्य करने लग जाता है, चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड है, इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं करता है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अगर परपेंडिकुलर ले जाया जाता है तो वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बल का अनुभव करते हैं। पर अगर उसी चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल अगर इन इलेक्ट्रॉन को लाया जाता है तो वहां पे सबसे कम बल का अनुभव करते हैं। बट परपेंडिकुलर होते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बल का, फोर्स का अनुभव करते हैं। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब नीचे ऑप्शन देखो, फर्स्ट क्या है, सही है, और सेकंड क्या है, गलत है। क्योंकि लंबवत ले जाने पर बल का सर्वाधिक अनुभव करता है। अब देखो ऑप्शन एक और दो दोनों सही हैं, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड है, ऑप्शन सेकंड सही है, जी नहीं। डी है, ना तो कथन एक और ना ही कथन दो सही है। और इसमें एक ऑप्शन इसमें कट गया है। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही व सेकंड क्या होगा, गलत होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ये मैथ का है तो इसको अपन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु HCl मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। कि कॉपर ऑक्साइड CuO में क्या डाइल्यूट HCl मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, CuCl2 का निर्माण होता है प्लस H2। तो अब अपना ऑप्शन देखो कि कॉपर ऑक्साइड में डाइल्यूट HCl मिलाया जाता है तो कॉपर क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है। ऑप्शन फर्स्ट देखो, कॉपर क्लोराइड के बनने से रंगहीन विलयन बनता है, जी नहीं, ये रंगहीन विलयन नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है, कॉपर क्लोराइड के बनने से हरे रंग का विलयन, जी नहीं, हरा रंग नहीं आता है। थर्ड है, कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है, इसको एक बार छोड़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है, कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। ऑप्शन दोनों अपन को क्या दिख रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, पर यहाँ पे कॉपर क्या है, +3 स्टेज में है और यहाँ पे कॉपर क्या है, +2 स्टेज में है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, CuCl3 बन रहा है और इसमें CuCl2। तो अपना क्या बन रहा था, CuCl2 बन रहा था। इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। कॉपर क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन प्राप्त
होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड मिलके किसका निर्माण करते हैं? तो ये किसका निर्माण करते हैं? सिनस का निर्माण करते हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसमें उसकी कौन सी कमी रही थी, ठीक है, तो उसको अपन देखते हैं। उसने क्या बताया? परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है कि ये परमाणु होता है, ये परमाणु में ये भाग कौन सा होता है? धनावेशित भाग होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये इसने किसको कौन सा भाग बताया था? धनावेशित भाग बताया था, जिससे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। नाभिक का आकार होता है 10 की पावर -15 मीटर या फिर 1 फर्मी। ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। सेकंड ऑप्शन है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो परमाणु का आकार होता है ना, एटम का आकार होता है 10 की पावर -10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका तो क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका क्या होता है? 1 फर्मी होता है। तो नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? अपना करेक्ट हो गया। अपन को क्या देखना है? इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। फिर देखो आगे, थर्ड ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, और फोर्थ है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। तो ये जो बाहर की कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं को रदरफोर्ड ने क्या बताया था? ऐसे कहा था कि वर्ताकार पथ होते हैं या फिर दीर्घवृत्ताकार बताए थे। तो रदरफोर्ड ने जो बताया था वो क्या कहा था? वर्ताकार पथ होते हैं। ये इसकी क्या थी? एक कमी थी। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार, सॉरी, ये क्या थी? इसकी कमी थी, और ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते, ये इसने बताया था। कमी क्या थी? कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो परमाणु में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला सही हो गया, और ये क्या हो गया? इसकी कमी हो गई, गलत हो गया। अगला प्रश्न है, ताप का विसरण की दर पे क्या प्रभाव पड़ता है? कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाया जाता है तो जो डिफ्यूजन होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, डिफ्यूजन हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो, यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। अपना फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सेकंड चलो देखते हैं, इसमें पहले वृद्धि होगी फिर कुछ समय पश्चात कमी। बिल्कुल भी नहीं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा। वैसे मतलब कुछ स्प्रे देख लो, जैसे जो परफ्यूम होता है आप स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो उसकी स्मेल थोड़ी देर बाद में क्या होता है? पूरे कमरे में फैल जाती है। यही किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है, विसरण का एग्जाम्पल होता है। फिर है, विसरण की दर पे ताप का कोई प्रभाव, ऐसा तो कुछ नहीं है, गलत है। तापमान बढ़ने के साथ यह घटता है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमेशा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलॉम के आवेश को गतिमान करवाने में किया गया कार्य क्या होगा? जो किया गया कार्य होता है वो W = V × Q होता है, ठीक है। तो अब देखो अपन को क्या पूछा है? W विभवांतर अपना कितना है? 5 है, और Q कितना है? 10 कूलॉम है। तो W = 50 जूल। देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है। 2 गलत है, 5 गलत है, 20 गलत है, 50 अपना क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बराबर होता है कि जो स्पेरिकल मिरर होते हैं, जैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, वो क्या होते हैं? स्पेरिकल मिरर होते हैं। उसमें अपन को इसका मैग्निफिकेशन पूछा है, M = इसका सूत्र पूछा है अपन को क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है?
यहाँ पे वो है, ठीक है ऐसे। तो इसका सूत्र क्या होता है, एच डैश अपॉन एच होता है, मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसमें कौन से कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। देखो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। कभी भी ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जा सकता और कभी भी ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करा जाता है। जैसे अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद्युत ऊर्जा आती है, जैसे अपन फैन वगैरह चलाते हैं, कूलर वगैरह चलाते हैं, है ना, तो वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वही अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है, अपन बल्ब ऑन करते हैं, तो वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ऊर्जा का ना तो कभी निर्माण किया जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। तो कथन एक और कथन दोनों ही क्या है, सत्य हैं। तो ये देखो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। कथन एक और दो क्या है, सही है। गलत, गलत और गलत। अगला प्रश्न है, कोशिका की तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म की केंद्र प्लस कोशिका द्रव्य को मिला के क्या नाम दिया गया था, प्रोटोप्लाज्म। तो पी से प्रोटोप्लाज्म और पी से क्या है, पुरकिंजे। तो ये नाम किसने दिया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, कोशिका की खोज करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, केंद्र की खोज करी। और विर्चॉफ जो है, इसने क्या दिया था, मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। इसने बताया था कि जो ओल्ड सेल होती हैं वो डिवीजन करके न्यू सेल का फॉर्मेशन करती हैं। अगला प्रश्न है, किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है। देखो, एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडी विलयन और एक क्या होता है, निलंबन होता है। तो अपन को किसका पूछा है, सॉल्यूशन का, विलयन का पूछा है। तो विलयन का आकार हमेशा 1 नैनोमीटर से हमेशा कम होता है और जो निलंबन होता है उसका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। और जो उसका होता है जो कोलाइडी विलयन होता है उसका 1000 नैनोमीटर से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन देखो, अपन को विलयन का पूछा गया। तो व्यास में 28 नैनोमीटर गलत, व्यास में 1 नैनोमीटर से छोटा सही बात है, और व्यास में 22 नैनोमीटर से छोटा, 52 और 100 नैनोमीटर से छोटा गलत ऑप्शन है। तो अपना ऑप्शन क्या है, ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये देखो आज के अपने सेकेंड जो 26 को थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके प्रश्न अपन ने सोल्व कर लिया। आगे अपन क्या करेंगे, जो 27 को फर्स्ट शिफ्ट है उसके प्रश्न सोल्व करेंगे। इसी सीरीज में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।